नमस्कार मित्रों, मैं CR देवासी और आज हम अध्ययन करेंगे रणथंभौर का चौहान वंश। और रणथंभौर के चौहान वंश में रणथंभौर का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने कल के वीडियो में अध्ययन किया, अमीर और अमीर से पहले के शासक और उसमें बल्हन, वाघभट्ट, वीर नारायण और जयतर सिंह के बाद में हमीर है। और शुरुआत में हमने हमीर का परिचय वगैरह पढ़ा और उसके बाद में हमीर की से संबंधित जो जानकारियां प्राप्त होती है उनके वो महत्वपूर्ण ग्रंथ। अब आगे उसे कि अब हमीर, देखिए कि रणथंभौर के जो शासक हैं, रणथंभौर के शासकों में कोई भी शासक ऐसा है नहीं है जिसने रणथंभौर या उससे और ज़्यादा का जो शासन है वो उसके पास में नहीं था, यानी कि रणथंभौर या उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही वो सीमित थे। ऐसे में हमीर ने, उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी तो उसने दिग्विजय नीति अपनाई और इसी दिग्विजय नीति के तहत उसने इसका शुभारंभ किया भीमरस। और भीमरस के राजा अर्जुन थे, उनको पराजित किया और वहाँ एक क्षेत्र है मांडलगढ़ और वहाँ से उसने कर वसूला। इसके बाद में दक्षिण में धार यानी मध्य प्रदेश में है और वहाँ के परमार शासक भोज को हराया और उसके बाद में चित्तौड़गढ़। देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ में उस समय शासक थे समर सिंह और ये समर सिंह वही है जिनके पुत्र थे रावल रतन सिंह। और जहाँ पर चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है रावल रतन सिंह के समय 1301 में, यानी कि रणथंभौर के बाद में अलाउद्दीन के एटलिस्ट में जो रणथंभौर के बाद में कोई स्थान है तो वो कौन है? चित्तौड़गढ़ है। तो वो चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई करता है और वो चित्तौड़गढ़ में 1301 में शाखा होता है। तो इसी का ये पिता था समर सिंह। तो समर सिंह को उसने पराजित किया और चित्तौड़गढ़ की के सामंत समर सिंह को अपना सामंत बनाता है। उसके बाद में आबू नरेश प्रताप सिंह को पराजित किया और उसके बाद में वर्धनपुर जो काठियावाड़ में है, पुष्कर, चंपा होते हुए वापस रणथंभौर पहुंचा। और इस प्रकार से उसने अपनी जो दिग्विजय नीति अपनाई और उस दिग्विजय नीति के तहत इसने जो शुभारंभ यूपी के भीमरस से शुरू किया वो वापस पुष्कर और चंपा होते रणथंभौर तक उसने पहुंचा। अब जब इतने उसने राज्यों को विजित किया है तो उसके बाद में पंडितों वगैरह ने कहा कि भाई महाराज, अब तो कोई बड़ा यज्ञ कीजिए जिससे कि आपकी जो कीर्ति है वो और आगे बढ़े। और इसी के लिए बाद में रणथंभौर पहुंचकर और इस विजय अभियान के उपलक्ष्य में कोटि यजन यज्ञ किया। अब कोटि यजन यानी कि कोटि योजन। कोटि यजन का अर्थ ये हुआ जब उनके अमीर के शासन में जितनी जमीन आई है, यानी कि कोटि यजन यज्ञ किया इन्होंने। और इसके ये यज्ञ होता था वो अश्वमेघ यज्ञ जैसा ही होता था। और इस यज्ञ का पुरोहित था विश्वरूप, जिसके निर्देशन में यह यज्ञ वगैरह पूरा हुआ। अब देखिए कि इतना बड़ा यज्ञ और ये दिग्विजय की जानकारी तो कहीं भी पहुंच सकती थी। और ऐसे में जब ये सूचना दिल्ली पहुंची तो दिल्ली के सुल्तान उस समय थे जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था और ससुर भी था। उसने सोचा कि भी ये तो अपने ही सत्र के नीचे कोई दूसरा सत्र नया तैयार हो रहा है, तो उसे अगर समय रहते इसको पराजित नहीं किया या इसको नहीं रोका गया तो ये कल हमारे लिए मुसीबत बनेगा। और ऐसे में जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण करने की सोचता है। और इसी के तहत जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना है वो मार्च 1291 में दिल्ली से रणथंभौर के लिए रवाना की। अब देखिए, जब मार्च 1291 में जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा तो रणथंभौर से पहले आता है रणथंभौर की चाबी जिसे कहते हैं, वो एक छोटा सा दुर्ग है बीच में, बैकअप के रूप में है और जिसे कहते हैं झाजन कहते हैं, इसको जहिन भी कहते हैं या इसको छाण भी कहते हैं या फिर इसको श्रीपंख भी कहते हैं। मतलब ये सभी नाम इसी एक दुर्ग के हैं। जो रणथंभौर के दुर्ग की क्या कही जाती है? कुंजी कही जाती है। तो यहाँ पर अमीर खुसरो के अनुसार मार्च 1291 में दिल्ली से जो सेना है वो झांझन या फिर जहान के लिए रवाना हुई।
और इधर अमीर की सेना का नेतृत्व किया वो किसने किया? गुरदास सैनी ने किया। तो इधर आक्रमण करने वाला कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और इधर अमीर की तरफ से नेतृत्व करने वाला कौन? गुरदास सैनी। तो अगर गुरदास सैनी को हम अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो वो GURDAS, ये इसकी स्पेलिंग होगी। और इधर जो जलालुद्दीन है उसका ज हो रहा है और उसको जी, मतलब इंग्लिश में अगर अपन इसी गुरदास को लिखेंगे तो GUR होता है। तो वो ज है और ये जी है। तो मतलब दोनों की तरफ, उधर लड़ाई करने वाला कौन? जलालुद्दीन खिलजी। लड़ने वाली सेना का नेतृत्व करने वाला कौन? गुरदास सैनी। और कहाँ पर आक्रमण किया है? झाइन पर, झांझण पर, छाण, श्रीपंख, यानी कि ये वैसे इसको लोग ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? झाइन के नाम से या फिर झांझण के नाम से। तो झाइन, जलालुद्दीन खिलजी और गुरदास सैनी तीनों एक ही ज नाम से ही आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए कि आमिर ने आक्रमण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि नेतृत्व आमिर कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है गुरदास सैनी। और सामने कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और किस पर आक्रमण किया है? झाइन पर, झांझण पर, छाण पर, श्रीपंख पर। और इस प्रकार से मार्च 1291 में दिल्ली से रणथंभौर के लिए सेना रवाना हुई। और यहाँ पर झाइन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर अधिकार कर लिया और जो है आमिर का जो सेना नायक गुरदास सैनी है वो इस युद्ध में मारा जाता है। अब जब जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन पर अधिकार कर लिया तब उसने कहा कि भी अब झाइन पर अधिकार कर लिया तो अब रणथंभौर कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ऐसे में उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर पर उसने जाकर और बहुत बड़ा घेरा डाल दिया। लेकिन वहाँ की जो रणनीति थी और वहाँ जो अबुल फजल ने रणथंभौर के बारे में कहा गया कि और सब दुर्ग नंगे हैं और ये कि दुर्ग ऐसा है जो पैंट पहने हुए हैं। पैंट मतलब कि वो बख्तर बंद है, मतलब वो इस प्रकार से है कि वहाँ पर आप जाकर अगर वो मेन गेट अगर उनके खुले और अंदर प्रवेश करके अगर आप उस किले को नेस्ता नाबूद करा तो वो अलग बात है। लेकिन अगर दूसरा और कोई विकल्प नहीं है कि उसको आप तोड़ सकते हो या फिर उसको विजय प्राप्त कर सकते हो, तो ऐसे में जलालुद्दीन खिलजी ने वहाँ पर बहुत लंबे समय तक के लिए घेराबंदी जरूर की, लेकिन आखिर में विवश होकर उसको वहाँ से घेरा उठाना ही पड़ा। और जब जलालुद्दीन ने वहाँ से जो घेरा उठाने की बात सोची तो उनके जो सलाहकार थे जिनका नाम था मलिक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि अब हमारी रणनीति है, जब इतने समय लंबे समय तक रणथंभौर पर घेरा डाल चुके हैं तो ऐसे में अब कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो रही है और अंदर जो है पानी है, राशन वगैरह वो भी समाप्त हो रहा है। तो यदि हम और थोड़े समय के लिए और घेरा डाले रहें तो हम यहाँ पर जीत सकते हैं। लेकिन जलालुद्दीन ने वहाँ पर अब रुकना उचित नहीं समझा और उसने कहा कि नहीं, अब तो अपने यहाँ से घेरा उठा देंगे। तब लेकिन अब ऐसे सीधा कैसा कहे कि नहीं कि अपने यहाँ पहरा नहीं पा सकेंगे। तो उसने कहा कि सुल्तान ने कहा कि ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता, मतलब रणथंभौर जैसे 10 किले में मुसलमानों के ऊपर वार दूं, इसलिए मुझे ये कोई किला जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर उसने घेरा उठा लिया। तो अब यहाँ पूछा जाए कि रणथंभौर पर किला उठाने से मना किसने किया था? तो जलालुद्दीन के सलाहकार था जिसका नाम था मलिक अहमद साहब ने उसका विरोध किया था, लेकिन जलालुद्दीन नहीं माना। अब यह कहकर घेरा उठा लिया, लेकिन वास्तव में जलालुद्दीन अमीर की मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असक्षम रहा। मतलब वहां पर अमीर ने जो मोर्चाबंदी कर रखी थी उस मोर्चाबंदी को भेदने में जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा। अतः उसने कह लिया कि ये तो वो लोमड़ी वाली बात है कि लोमड़ी ने कहा था ना कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, वो बात हो गई। और इस प्रकार जून 1291 को सुल्तान ने घेरा उठा लिया। देखिए आया कब? मार्च 1291 में, और वापस जून 1291 में इसने वहाँ पर से किले का जो है घेरा वो उठा लिया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मारकर 1296 में सुल्तान बना। अब इसके बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचता है और इसके कुछ साल बाद में यानी कि 96 में अलाउद्दीन है जो उसका चाचा भतीज भी था और उसका दामाद भी था, उसने जलालुद्दीन खिलजी को मौका देकर मार दिया।
और इस प्रकार वो स्वयं शासक बन गया, दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब जलालुद्दीन के समय की एक विशेष बात है, जो जलालुद्दीन के समय मंगोलों का आक्रमण 1292 में हुआ, यानी कि यहाँ से जाने के बाद में दिल्ली पर किन का आक्रमण हुआ? मंगोलों का हुआ। तब जलालुद्दीन ने 4000 मंगोलों को बंदी बना लिया था, और इन 4000 मंगोलों को इस शर्त पर छोड़ा गया कि यदि आप मुसलमान बनो तो हम आपको जीवन दान दे सकते हैं, वरना तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। तो ऐसे में उन मंगोला का जो नेतृत्व करने वाले वो थे मीर मोहम्मद शाह, कहबरू, इल्चक, बरका आदि। इन सभी लोगों ने बाद में मंगोलों ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? मुसलमान। और ये कैसे कहलाए? नव मुसलमान। और इन 4000 लोगों को, मंगोलों को दिल्ली में बसाया गया, और ये जो कॉलोनी है आज भी मंगोलपुरी के नाम से दिल्ली में जानी जाती है, जहाँ पर मंगोल ज़्यादा रहते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के, अब जलालुद्दीन की 1296 ईस्वी में मृत्यु, उसको मार दिया, और अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली का शासक बना तब अलाउद्दीन साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण करने आरंभ किया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी भी जितना उसके पास में राज्य था उस राज्य से वो संतुष्ट नहीं था। वो सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था, और उसने कहा कि भाई अब विश्व विजेता बनना है तो पहले तो हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्रों में जो नए राजा पैदा हो रहे हैं, और या फिर जो दिग्विजय की नीति अपना रहे हैं, तो पहला तो उनको रोकना होगा और उनका क्षेत्र विजित करना होगा। और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने की सोच रहा था। अलाउद्दीन खिलजी किसी बहाने को तलाश रहा था, तभी उसे एक बहाना मिल गया। अब यहाँ पर उसको एक ऐसा रीजन भी मिल गया जिस वजह से वो रणथंभौर पर आक्रमण कर सके। अब यहाँ पर अलग अलग है। आमिर महाकाव्य ये कहता है, और जिसके रचयिता कौन है? नयनचंद्र सूरी। उनके अनुसार के युद्ध का कारण क्या रहा? आमिर महाकाव्य के अनुसार के 1299 में अलाउद्दीन की सेना अपने भाई उलुग खान, जो बयाना का सूबेदार था, और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात में सोमनाथ आक्रमण करके वापस लौट रही थी। तब अलाउद्दीन की सेना नव मुसलमान मंगोलों यानी मीर मोहम्मद शाह व कहबरू आदि ने गुजरात लूट का 1/5 भाग देने को कहा, पर यहाँ पर उलुग खां और नुसरत खान ने वहाँ पर उनका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, आपको इतना भाग नहीं देंगे, आपको जो हम जितना देंगे उतना ले लो, और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। और ऐसे में उनके बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और इस झगड़े में मीर मोहम्मद शाह व कहबरू जितना भी धन वो वहाँ से सोमनाथ से जो धन लूट कर लाए थे वो सभी लेकर, उसका आधा भाग तो जेता देवड़ा लेकर चला जाता है, और आधा ये मीर मोहम्मद और कहबरू वगैरह लेकर कहाँ आ जाते हैं? सीधे ही आ जाते हैं आमिर के पास, और आमिर के पास में आ जाता है। और तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई जो हमारे सैनिक है, जो हमारे विद्रोही सैनिक जो तुम्हारे पास में है, उनको वापस करो, वरना युद्ध होगा। लेकिन ऐसे में अमीर ने शरणागत को देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन व अमीर के बीच में युद्ध होना स्वाभाविक था। तो ये जो 1298 में जो सोमनाथ आक्रमण हुआ, वहाँ से वापस आए, और उस समय की घटना के आधार पर दिल्ली और रणथंभौर के बीच में युद्ध होने का कारण कौन बता रहा है? आमिर महाकाव्य। लेकिन चंद्रशेखर का आमिर हट है, उनके अनुसार कहानी ये नहीं है, कोई दूसरी है। उसके अनुसार अलाउद्दीन के सेनापति मीर मोहम्मद शाह व अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना के प्रेम संबंध थे, यानी कि मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन की जो मराठा बेगम चिमना थी उससे प्रेम करता था, और इन दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन को मारने का षड्यंत्र रचा। और इस षड्यंत्र की जानकारी किसे हो गई? इस षड्यंत्र की जानकारी होगी अलाउद्दीन खिलजी को। तब अलाउद्दीन ने कहा कि भाई ऐसे तो करोगे तो चलेगा नहीं। तो उसने कहा भी तुझे धन दौलत चाहिए तो ले जा, और भी जो तेरे को सब कुछ चाहिए तो ले ले, लेकिन मेरी चिमनी है ना, इस चिमनी से नजर हटा दे। मेरे तो एक ही चिमनी है और तू उसको भी हड़प लेगा तो फिर। लेकिन मीर मोहम्मद शाह ने कहा, मैं हौसलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं हौसलों से बगावत नहीं करने वाला, तंग दिल मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझको ना पेश करो साहब, मैं चिमना को छोड़कर किसी और पर नहीं मरने वाला।
और ऐसा करके और अपने जो साथी हैं इन साथियों के साथ में मीर मोहम्मद शाह अमीर के पास में आ जाते हैं तथा अलाउद्दीन ने अमीर से कहा कि भाई इनको वापस करो, और अमीर ने मना कर दिया, जिनसे इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। ज़्यादातर इतिहासकार यही बात है कि जो 1299 में जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ और उस सोमनाथ आक्रमण के बाद में जब वापस आ रहे थे तो धन वाली जो बात है वो उसको सही मानते हैं, इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। अब देखिए, जब अमीर के पास में मीर मोहम्मद शाह आ जाता है तो वो मीर मोहम्मद शाह किसका विश्वासघाती हुआ? वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी का। तब ऐसी स्थिति में मीर मोहम्मद शाह को अमीर ने एक जागीर प्रदान की, उसको मतलब शरण भी नहीं दी, उसको जागीर भी प्रदान की है। तो ऐसे में जगरा की जागीर प्रदान की। कौन सी? जगरा। और जगरा को थोड़ा और अच्छे से कहें तो क्या सा? झगड़ा। यानी मीर मोहम्मद शाह वगैरह क्या करके आए थे? झगड़ा करके आए थे, इसलिए उनको कौन सी जागीर दी? जगरा की या फिर झगड़ा की। अब देखिए, यहाँ पर मीर मोहम्मद शाह को तो दी अमीर ने, और अमीर का एक प्रशासक यानी कि अमीर के दो सेनानायक थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। जब भीम सिंह की मौत होती है तब धर्म सिंह उसका जो कारण है, मौत का कारण, वो धर्म सिंह को मानता है अमीर। तब धर्म सिंह का भाई था भोज, उसको उसने प्रशासक नियुक्त किया था। लेकिन वो भी प्रशासक भी वहाँ से रूट कर कहाँ किसी के पास में चला जाता है? वो चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में। तब अलाउद्दीन खिलजी भी उस भोज को भी जगरा की जागीर प्रदान करता है। यानी कि यहाँ जो विश्वासघाती दोनों तरफ के, उन दोनों तरफ के विश्वासघातियों को जागीर कौन सी प्राप्त होती है? जगरा की। अब देखिए, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ जगरा की वहाँ जगरा की, दोनों को कैसे देती? अब देखिए, जो ये झाइन, रणथंबोर वगैरह ये जो क्षेत्र है, अब तो किसके पास में है? अमीर के पास में है। तब ये जगरा की जागीर भी उसमें शामिल है, इसलिए वो दे देगा, अमीर दे देगा मीर मोहम्मद शाह को। लेकिन बाद में जब झाइन वगैरह ये जब इन सभी पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा, तब जगरा की जागीर किसको मिलती है? राजा यानी वो भोज को, जो उनका प्रशासक था। अब इससे आगे, लेकिन ये बात तो पक्की थी कि अमीर की दिग्विजय नीति और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को एक दिन आपस में टकराना था, और यही हुआ कि अलाउद्दीन को रणथंबोर पर आक्रमण करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां, जो कड़ा का मुक्ति था, वो अलफ खां को आक्रमण करने 1299 में रवाना किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व करने वाले कौन थे? उलूग खां, जो उसका भाई भी है और बयाना का सूबेदार। दूसरा है नुसरत खां है कड़ा का मुक्ति था, और तीसरा था अलफ खां। ये तीन सेना लेकर और रणथंबोर पर आए थे, और इन्होंने 1299 में यहाँ से दिल्ली से सेनाएं रवाना हुई, और अब 3 बार आक्रमण होता है, जब जाकर ये कुछ नज़दीक पहुँचते हैं। अब देखिए, उलूग खां और नुसरत खां ने बनास नदी के किनारे